नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पेरेटिव्स के हवाले से। अब ये एक इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर है गो देयर। हमने इस तरह का इम्पेरेटिव इससे पहले डिस्कस नहीं किया। हमने किया है शट द डोर या फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वहां आपके पास वर्ब और ऑब्जेक्ट होते थे, लेकिन यहां जो है आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है इस इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर में, तो क्या इसका पैसिव पॉसिबल है? अगर है तो कैसे बनेगा? तो इसका पैसिव जो है वो पॉसिबल है, तो यहां होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। गो देयर ये ऑर्डर है, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे यू आर ऑर्डर टू और फिर उसके बाद गो देयर। Welcome to a gateway to English language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कवरिंग द अनकवर्ड, ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यानी कि इससे पहले जो हमने वॉइसेस को डिस्कस किया है, उन स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर कोई और स्ट्रक्चर रह गए हैं तो आज के टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि उसको भी कवर करें जो कि अनकवर्ड रह गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नो बाय इन पैसिव, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें बाय को लगाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि जब हम एक्टिव से पैसिव उसको चेंज करते थे तो हम बाय लगाते थे। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर कि कहां बाय यूज नहीं होता। जब नाउन या प्रोनाउन वेग हो, वेग मींस अनक्लियर। अगर कोई नाउन या प्रोनाउन अनक्लियर है तो वहां बाय जो है लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सेंटेंस है ही किल्ड द स्नेक। अब ये एक्सप्लिसिट जो है ये आइडिया है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट क्लियर है कि ही है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास होगा जो कि हम पहले भी करते आए हैं, तो इसका पैसिव बनेगा द स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। तो यहां देखिए मैंने बाय लगाया है। लेकिन अब हम एक ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें जो नाउन या प्रोनाउन वेग है। अब देखिए समबॉडी किल्ड द स्नेक। अब ये समबॉडी है कौन हमें नहीं मालूम। ये असलम हो सकता है, अकरम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये वेग है, ये क्लियर नहीं है। तो जब आपका नाउन या प्रोनाउन वेग हो तो फिर हमें बाय लगाने की जरूरत नहीं है। इसका तो वैसे पैसिव बनता है द स्नेक वाज किल्ड बाय समबॉडी। लेकिन चूंकि हम बाय नहीं लगा रहे, वेग है, तो ये होना चाहिए द स्नेक वाज किल्ड। तो इसमें बाय समबॉडी जो है वो आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वेग है। इसलिए एक और एग्जांपल देखते हैं पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहां देखिए जो सब्जेक्ट है वो पीपल है। अब कौन से पीपल है, किसकी हम बात कर रहे हैं? मतलब यहाँ मेन है, वीमेन है, चिल्ड्रन है, एशियन पीपल है, यूरोपियन पीपल है, किन लोगों की हम बात करें? तो ये वेग है। तो आप इसका जो पैसिव है वो बनाएंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बाय पीपल आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेग जो है नाउन है। तो ये यहां में मालूम हो गया कि जब आपके पास कोई एक्सप्लिसिट यानी कि एक क्लियर नाउन या प्रोनाउन है तो आप बाय का यूज कीजिए पैसिव में। लेकिन अगर वेग है नाउन या प्रोनाउन तो फिर बाय लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर जिसमें नन यूज होता है। एक्टिव वॉइस है नन हेल्प्स मी। अब इसका पैसिव क्या होना चाहिए? क्या ये पैसिव होना चाहिए आई एम हेल्प्ड बाय नन, क्योंकि नन यहां एज अ सब्जेक्ट है? या फिर ये होना चाहिए आई एम नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन? तो आप याद रखिएगा कि जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, चूंकि यहाँ नन है तो नन इक्वल होता है नॉट प्लस एनीवन, यानी कि इसकी बजाय आप नॉट और एनीवन वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन। आप इस स्ट्रक्चर को यूज नहीं करेंगे पैसिव में। तो एक्टिव से पैसिव में जो नन है इसको चेंज कर देते हैं नॉट प्लस एनीवन में। इसे हम देखते हैं वन। अगर किसी सेंटेंस में यानी एक्टिव वॉइस में वन यूज होता है तो फिर हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? जैसे एक सेंटेंस है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। अब ये जो वन है इसमें कोई भी हो सकता है। अब अगेन यहां हम इसको अप्लाई करेंगे वेग को। अभी देखिए ये वन जो है वेग है, होना तो ये चाहिए कि वंस प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन। लेकिन वो तब होगा कि जब हमें क्लियर होगा नाउन या प्रोनाउन। हमें क्लियर नहीं है कि वन से मुराद किसकी हम बात कर रहे हैं, यहां कौन है। तो जब ये वेग है तो वन और वंस नहीं होगा, तो होना चाहिए प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। सिर्फ इतना ही काफी है। तो अब ये देख लीजिए प्रोमिसेस शुड बी केप्ट।
आपको यहाँ वन लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो यहाँ और ना यहाँ एंड पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विद डिफरेंट prepositions। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनमें हम preposition जो बाय है उसकी बजाय कोई और preposition भी यूज होता है, तो फिर हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आई नो हिम। तो इसका जब आप पैसिव बनाते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो या तो आता है ही इज नोन बाय मी या ही इज नोन टू मी। अब इन दोनों में से ठीक कौन सा है? क्योंकि दोनों पैसिव हैं, ये भी पैसिव है, ये भी पैसिव है, और इसी एक्टिव का ये पैसिव है, ये भी और ये भी। हम इससे पहले इस स्ट्रक्चर को यूं यूज करते रहे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जो preposition लेते हैं, जैसे नो है, नो टू या नोन टू यहाँ लिखा है, तो ये टू आ गया है, ये भी preposition है, तो ये भी स्ट्रक्चर ठीक है पैसिव। अब देख रहे हैं कि इन दोनों में से ठीक कौन सा है। तो हम यहां देखते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, लेकिन इसके मीनिंग चेंज है। मीनिंग किस तरह चेंज है? अगर तो आपका जो एम्फोसिस है यानी कि जो स्ट्रेस है वो अगर किसी पर्सन पर है जो कि एक्शन कर रहा है, तो फिर आप बाय लगाएंगे, यानी यहां जो है आपका जो फोकस है वो मी पर है, तो आप बाय लगा दें। लेकिन अगर आपका यहां जो फोकस है वो इस पर है, सब्जेक्ट पर, तो फिर आप टू लगाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो फोकस है वो किस पर है, एम्फोसिस जो है वो किस पर है। तो आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका एम्फोसिस किस पर है। जनरली हम बाय वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेकिन टू वाला स्ट्रक्चर भी ठीक है। अभी नेक्स्ट है हिज बिहेवियर सरप्राइज मी। अब यहाँ दोबारा ये जो स्ट्रक्चर है इसके दो पैसिव बन सकते हैं। आई वॉज सरप्राइज बाय हिज बिहेवियर, जो हम जनरली यूज करते हैं, या फिर आई वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। तो हम इस स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर ठीक है। बात हुई है कि आप इसको किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं या आप इसका क्या मीनिंग ले रहे हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए कि एट हम कब यूज करते हैं। एट हम तब यूज करते हैं कि जब स्पीकर जो है वो किसी के बिहेवियर जो है उस पर सरप्राइज हो, तो तब आप एट यूज करते हैं, वरना आप बाय यूज कर लीजिए। तो एट और बाय दोनों ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स में अभी सबसे पहले हम देखते हैं टू लूज, ये एक इन्फिनेटिव है। इससे पहले भी हमने इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर्स किए, लेकिन इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं किया। अब ये देखिए देयर इज नो टाइम टू लूज। अब इस तरह का अगर आपके पास इन्फिनेटिव आ जाए तो उसका पैसिव होगा देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। तो टू लूज को आप टू बी लॉस्ट कर देंगे और बाकी इसी तरीके से आप कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इट्स टाइम टू वाटर द प्लांट्स। तो इसका होना चाहिए इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। तो टू वाटर को आप करेंगे इसके मुताबिक टू बी वाटर्ड, तो इट्स टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब यहां एक इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है आपके सामने, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करना है। अब इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अफर्मेटिव में इसको चेंज कर दें। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अब यहां देखिए सब्जेक्ट वर्ब और इस पूरे को आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए, व्हाट आई मीन। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रूल के मुताबिक इसको शुरू में आना चाहिए, उसके बाद इज, फिर अंडरस्टूड बाय यू। तो व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। यहाँ देखिए मैंने व्हाट आई मीन जो आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, तो ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे तो फिर होना चाहिए व्हाट आई मीन इज अंडरस्टूड बाय यू। तो ये ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया। अब अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं तो इसका इंटरोगेटिव आसान सा है कि इसको आप शुरू में ले आए और बाकी आप इसी तरीके से रख देंगे, यानी कि इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू और क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखिए कि इसको मैंने इसी तरीके से यहां किया है, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। तो आपने अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को पैसिव में चेंज करना है तो कोशिश करें कि पहले अफर्मेटिव अपने ज़हन में रखें, आप उसमें से ऑब्जेक्ट को निकाल लें, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लें, फिर ऑब्जेक्ट को आप शुरू में लगाएंगे और फिर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो ये इजीली आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि प्रैक्टिस के बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस तरह की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बल्कि डायरेक्टली आप इसका पैसिव इस तरीके से बना सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पेरेटिव्स के हवाले से। अब ये एक इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर है गो देयर। हमने इस तरह का इम्पेरेटिव इससे पहले डिस्कस नहीं किया। हमने किया है शट द डोर या फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वहां आपके पास वर्ब और ऑब्जेक्ट होते थे, लेकिन यहां जो है आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है इस इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर में, तो क्या इसका पैसिव पॉसिबल है? अगर है तो कैसे बनेगा? तो इसका पैसिव जो है वो पॉसिबल है, तो यहां होगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। गो देयर ये ऑर्डर है, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे यू आर ऑर्डर टू और फिर उसके बाद गो देयर। उसके बाद डू इट फॉर मी।
हम ये स्ट्रक्चर पहले कर चुके हैं कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, उसको हमने एक्सटेंशन कंसीडर किया था, हमने कहा था लेट इट बी डन फॉर मी। ये देख लीजिए, ये हम कर चुके हैं, लेट इट बी डन फॉर मी। लेकिन अगर यहां डू इट फॉर मी के साथ मैं अगर एक और वर्ड ऐड कर दूं काइंडली, जो कि रिक्वेस्टिंग वे में है, तो अब क्या होगा? अब क्या ये होना चाहिए लेट इट बी डन फॉर मी काइंडली, क्योंकि काइंडली यहां ऐड हुआ है, अगर हम इसको एक्सटेंशन कंसीडर करें तो काइंडली यहां आना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। होना ये चाहिए यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। अगर काइंडली नहीं है तो लेट से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपने काइंडली ऐड कर दिया तो फिर आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब यहां देखिए वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये इजी है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये एडवाइस है, तो इसके दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पहला है योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, और सेकंड है योर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। तो शुड लगाएं या मस्ट लगाएं, दोनों पॉसिबल हैं। तो यहां मस्ट ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप शुड लगाते हैं तो ये भी ठीक है, दोनों मॉडल वर्ब्स हैं। तो योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड या फिर योर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट है पैसिव वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स, यानी कि अब हम ऐसे एक्टिव वॉइसेस को देखते हैं जिनमें एडजेक्टिव्स हैं। जैसे देखिए शुगर इज स्वीट, इज जो है ये वर्ब है, और स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है। या यहाँ टेस्ट जो है ये वर्ब है और स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है। तो वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। अब शुगर स्वीट, ये शुगर टेस्ट स्वीट, इसका क्या होना चाहिए? अगर तो आप बनाते हैं शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो टेस्टेड है ये बेसिकली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने यहाँ थर्ड लगानी है। तो आप करेंगे शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। यहाँ देखिए शुगर और ये स्वीट एडजेक्टिव ले लिया और बीच में आपने एक वर्ब लगा दिया। तो शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, तो ये स्ट्रक्चर ठीक है क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन यहाँ एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास एक्टिव से पैसिव बनाते हुए स्ट्रक्चर ये वाला आ जाए और ये स्ट्रक्चर मौजूद ना हो और बाकी और स्ट्रक्चर्स हो, तो फिर आप उस केस में इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यहाँ यूज हुई है, ऑल दो ये करेक्ट नहीं है, लेकिन नियरेस्ट टू द पॉसिबल सिचुएशन जो है आप उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे, वरना 100% जो करेक्ट है वो ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए वुड फील्स हार्ड, जैसे हमने यहां किया है वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट, आप इसको थर्ड फॉर्म वर्ब बना देंगे वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। अब ये देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्विनीन टेस्ट बिटर, तो क्विनीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट है द कर्ड स्मेल्ट सावर। अब ये जो स्मेल्ट है ये पास फॉर्म है, तो वॉज होगा, तो होगा द कर्ड वॉज सावर व्हेन इट वॉज स्मेल्ट। तो यहां जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये प्रेजेंट है तो मैंने इज लगा दिया, यहां भी आप देख सकते हैं, और ये पास्ट है तो मैंने यहां भी वॉज लगाया और यहां भी वॉज लगाया है। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा, वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिएगा कि यहाँ टेंस कौन सा यूज हुआ है। नेक्स्ट है पैसिव वर्ब्स विद इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, शी टीचेस अस ग्रामर। अब यहाँ देखिए अस भी ऑब्जेक्ट है, ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है, तो इसके दो पॉसिबल जो है पैसिव वॉइसेस हैं। एक तो ये कि आप इसको जो है सब्जेक्ट प्लेस पर ले जाइए, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हर, या अगर आप इसको सब्जेक्ट प्लेस पर लेके जाते हैं तो तब होगा ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हर। ये दोनों ठीक है। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की तरफ। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। अब यहां मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि इसकी तरह हम इसको ऑब्जेक्ट वन कंसीडर कर लेते हैं और इसको ऑब्जेक्ट टू। तो ये ऑब्जेक्ट टू नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये ना हो तो फिर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हम उसको कहेंगे। वो कैसे? यहां देखिए शी टीचेस अस, फाइन, शी टीचेस ग्रामर, फाइन। लेकिन अगर आप यहां कहते हैं दे इलेक्टेड हिम, तो यहां इलेक्टेड हिम ये चाहता है कि कोई चीज इसके साथ मौजूद हो ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए, ये आइडिया कंप्लीट हो जाए कि दे इलेक्टेड हिम व्हाट। तो यहां अस और ग्रामर दो मुख्तलिफ चीजें हैं, यहाँ हिम और सेक्रेटरी ये एक ही चीज है, क्योंकि ये जो हिम है यही सेक्रेटरी है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसके लिए जरूरी है, इसको आप सेकंड ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां जो है अक्सर स्टूडेंट्स ये बना देते हैं सेक्रेटरी इज इलेक्टेड टू हिम बाय देम, या इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग बना देते हैं। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पैसिव के लिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव क्या होगा? ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम।
इसी तरह हम एक और सेंटेंस देखते हैं, पीपल कॉल्ड हिम अ फूल। अब यहां ये ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू आपने कंसिडर नहीं करना, बल्कि आपका सिर्फ यही एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये ना हो, पीपल कॉल्ड हिम, तो लोग उसको क्या बुलाते थे, तो इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ये चाहता है कि इसके बाद कोई चीज हो जो इसको क्लियर करे, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो जरूरी है ऑब्जेक्ट के सेंस को क्लियर करने के लिए। तो अफूल जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ये होगा, तो इसका पैसिव होगा, ही वॉज कॉल्ड अ फूल। अगेन यहां देखिए मैंने लिख दिया बाय पीपल, ये वेग है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ही वॉज कॉल्ड अ फूल। नेक्स्ट है वी प्रोक्लेम्ड हिम किंग। अगेन यहां देखिए ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों एक ही शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो ये होना चाहिए ही वॉज प्रोक्लेम्ड, तो होगा ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय अस। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स और जनरल स्टेटमेंट्स। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमारे पास आते हैं, ये जनरल स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आमतौर पे कहा जाता है कि यहाँ इसको हम सब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसका आमतौर पे कहा जाता है कि पैसिव इम्पॉसिबल है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स या जनरल स्टेटमेंट्स को हम कैसे लेते हैं वो हम देख लेते हैं। इसका एक जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो तो ये है कि हम अगर लिख दें इट इज सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये सेंटेंस पैसिव बन गया है। या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज नोन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, अगर हम ये कह दें इट इज नोन टू अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये तमाम पॉसिबल है, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर लीजिए। इसी तरह हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं, देयर इज ओनली वन गॉड। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे इट इज नोन टू अस दैट देयर इज ओनली वन गॉड, तो आपने इसको पैसिव बना दिया। इसी तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको आप कैसे यूज करेंगे, तो आप कहेंगे इट इज वेल सेड, तो आप कहेंगे इट इज वेल सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। या फिर आप कह सकते हैं इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन बेहतर स्ट्रक्चर ये है, आप अगर वेल सेड कह दें तो आप कहेंगे इट इज वेल सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स या जनरल स्टेटमेंट जब आप एक्टिव से पैसिव लेके जाएंगे तो आप इस तरह इसका पैसिव बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो पैसिव स्ट्रक्चर्स के हवाले से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।